हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादू, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर भी हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। कौन सा चैप्टर भाई? चैप्टर नंबर 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट के बारे में। राइट स्टूडेंट्स, तो ये वाले चैप्टर में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने कभी सुना नहीं था, लेकिन जो हमने नए कॉन्सेप्ट्स इसमें पढ़े हैं वो आपने नहीं सुने होंगे, अगर सुने होंगे तो आपको उसका रियल मीनिंग नहीं पता होगा। तो काफी अच्छा रहा हमारा ये चैप्टर। राइट, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करके जल्दी से इसको वाइंड अप कर देंगे। राइट, तो एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट बेस एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। याद रखना सीबीएसई में है हमारे पास किंडरगार्टन से, अगर हिंदी मीडियम चैनल है हमारा वहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक रहेगा आपके लिए, है ना। और वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हमारे पास रहेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, सीबीएसई पैटर्न में पढ़ना है, तो आपके पास ये वाला चैनल है जहाँ पे अभी भी हम बात कर रहे हैं। राइट, एंड अगर आपको हिंदी मीडियम का पढ़ना है तो क्लास 6 से आपको मिलेंगे सारी चीज़ें, एंड वहाँ पे भी आपको हर एक चीज़ मिलेगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चीज़ जो आपके बोर्ड के लिए नेसेसरी, एग्जाम के लिए नेसेसरी, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, एंड क्वालिटी में कोई भी आपको ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। वेरी गुड क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलने वाली है। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी स्टूडेंट्स, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी सेशन अच्छा लगता है तो डेफिनेटली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द आवर चैनल। राइट, तो बड़े आगे पक्का। ओके, so as you can see I have thought of I thought कि I should bring more different types of questions now because board examination बिल्कुल नज़दीक है। So let's answer the following question। पहला है हमारे पास question number 1 to 5, read the following statements carefully and write true or false with a reason। तो पहला है question number 1, आपको 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, लेकिन साथ में रीजन भी लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना एक तरीके से टेस्ट कर लेता है कि आपने अगर किसी चीज़ में आपकी क्या राय है। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ ट्रू है तो आपको क्यों लग रहा है कि वो सही है, अगर फॉल्स है तो क्यों लग रहा है कि वो गलत है। तो हमारे पास एक रियलिटी चेक टाइप का मिलता है हमें खुद को कि भाई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारी समझ क्या है उस टॉपिक को लेके। ठीक है, तो जैसे कि पहला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, दैट इज नेशन इज डेवलप्ड ओनली व्हेन इट अचीव्स अ हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको पता हो, जब हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी वगैरह सब के बारे में, तो उनमें एक महात्मा गांधी के बारे में हमने पढ़ा, तो उन्होंने कहा था कि नेशन जब तक डेवलप नहीं होता जब तक वहाँ से गरीबी नहीं हटा दी जाए। अ नेशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डेवलप्ड नेशन टिल वी इराडिकेट द पॉवर्टी फ्रॉम इट। तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जॉब। अगर आपके पास जॉब है, आप एम्प्लॉयड हो, तो डेफिनेटली आपकी कंडीशन इंप्रूव होगी, लेकिन अगर आपके पास कोई मीन्स ऑफ अर्निंग ही नहीं है देन हाउ विल यू इम्प्रूव। राइट, तो जैसे कि आपको पता है नेशन डेवलप तभी हो सकता है ओनली व्हेन इट अचीव्स अ हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज अगर किसी को जॉब मिलेगी, जॉब के बाद उसका फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होता है, आपको इनकम इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर जॉब मिल रही है, इनकम मिल रही है, फाइनेंशियल स्टेटस आपका इंप्रूव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, बिकॉज आप एक तरीके से वहाँ के जीडीपी, जीएनपी और जितने भी हमारे पास नेशनल इंडिकेटर्स होते हैं उसको इंक्रीज करने में हेल्प करोगे। तो हर एक चीज़ का यहाँ पे एक चेन रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। सो दैट इज वाई डेफिनेटली स्टूडेंट्स मैं ये बोल सकती हूँ कि ट्रू है कि नेशन का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब वहाँ पे हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वरना वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से जॉबलेस इकोनॉमी की तरह बन जाएगी, जहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है, वहाँ पे लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन इतना देखने को नहीं है। तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारा कॉन्स्टेंटली जीडीपी आजकल आप देख सकते हैं इट इज़ ऑन राइज, जीडीपी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन समवेयर वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा एक जॉबलेस ग्रोथ का जो ट्रेंड चल रहा है हमें उसको भी ब्रेक करने का ज़रूरत है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन जीडीपी इंक्रीजेस बट employment rate decreases or is a stagnant position।
तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होता है, जॉबलेस ग्रोथ का कहना है। तो वी डोंट वांट एज अ नेशन कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो जॉबलेस हो, है ना। So a nation is developed only when it achieves a high rate of employment. It is only then that gains of growth are distributed across wider sections of the society. क्लियर, समझ गए इस चीज़ को सभी। तो जब हम बात करते हैं कि नेशन तभी डेवलप हो पाएगा स्टूडेंट्स हमारा, जब लोगों को सही टाइम पे और अच्छी लेवल की एम्प्लॉयमेंट मिले। जितना वो पढ़े लिखे हैं, जितनी उनको स्किल्स है, उसके हिसाब से उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। क्लियर, ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो आपको समझना कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन उसको समझाना कैसा है ये भी एक तरीके से आर्ट है जो हमें सीखनी है। क्लियर, गॉट इट, शैल वी मूव ऑन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी। कैजुअल वर्कर्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर वर्कर्स। हम ये कह रहे हैं कि भाई कैजुअल वर्कर में और एक रेगुलर वर्कर में कोई अंतर ही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या दोनों में अंतर है क्या? तो बेसिकली इट्स बेसिकली अ कैजुअल, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्सेस क्या हो जाएगा हमारे पास, रेगुलर। जो वर्कर्स है हमारे पास, तो जब भी हम सोचते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो कैजुअल वर्कर्स हो, चाहे वो हमारे पास हमारे रेगुलर वर्कर्स हो, तो दोनों में क्या अंतर है आपको मैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में ठीक है। तो कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स के बीच में क्या डिफरेंस रहता है स्टूडेंट्स? जो कैजुअल वर्कर्स हैं आपको समझना है, कैजुअल वर्कर्स के पास हम लोग बेसिकली मानते हैं कि कौन से सेक्टर को बिलोंग करते हैं। दो तरीके के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। तो ये होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में अधिकतर, है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा ही। लेकिन रेगुलर वर्कर्स हम लोग ये मान के चल रहे हैं, जब आपको एक रेगुलर सैलरी मिल रही है तो एक आप एक फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हो, ठीक है। रेगुलर सेक्टर में क्या होता है, आपको रेगुलर सैलरी मिलती है। यहाँ पे कैजुअल वर्कर्स में आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रखा जाता है। ऐसा नहीं, यहाँ पे अगर हम किसी कंपनी में जॉब करें, एक परमानेंट जॉब करें, रेगुलर बेसिस पे जॉब करें, मेरे पास हर मंथ मेरी सैलरी आ रही है। लेकिन कैजुअल वर्कर्स के लिए आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, एक इनफॉर्मल सेक्टर के लिए बिलोंग करते हो, तो जो एक सोशल बेनिफिट्स जो मिलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलते और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सो डेफिनेटली दोनों में जब इतना ज़्यादा अंतर है, तो क्लियरली वी कैन से दैट कि ये दोनों बिल्कुल भी हमारे स्टूडेंट्स सेम नहीं है। सो दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो कैजुअल वर्कर्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स आर द डेली वेज, जो हम बात करते हैं वेजर्स, वाइल रेगुलर वर्कर्स आर नॉट द डेली वेजर्स एंड दे आर हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयज ऑन रेगुलर बेसिस। सो दैट इज वाई ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकते। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। समझ गए सब इस चीज को? पक्का, हम आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर, आप चाहो तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जो हमने यहाँ पे लिखा था पूरा आपके लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलो थर्ड है हमारे पास लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। जब हम लोग लेबर फोर्स की बात करते हैं, आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स। अगेन, क्या लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स सेम है? सप्लाई का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई? सप्लाई का मतलब होता है कि हम किसी चीज को एक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेबर सप्लाई का मतलब ये रहता है कि एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैंने बोला जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कि जो डिफरेंट स्क्वायर्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग सुबह सुबह दिन में जाके बैठे रहते हैं कि ठीक है अभी कोई, जैसे कि आपको पता है जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स वगैरह होते हैं डेली, जैसे कि यहाँ आया पुताई करनी है या 2 दिन के लिए पुताई करनी है तो कोई हमें मिल जाए, तो कैजुअल वर्कर्स में आते हैं। तो एट अ पर्टिकुलर वेज रेट, मैंने बोला कि भाई आपको दिन के यहाँ पे मिलेंगे 300 रुपीज़, आपको क्या करना है, ये जो वॉल है इसको पेंट करना है, राइट। तो उस पर्टिकुलर रेट पे अगर वो तैयार होते हैं काम करने के लिए, है ना, तो उस पर जो लेबर मुझे सप्लाई होगा दैट इज़ माय लेबर सप्लाई। लेकिन जब मैं बात करती हूँ लेबर फोर्स की, इसमें 2 लोग आते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जब हम लोग लेबर फोर्स की बात करते हैं, सो लेबर फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जल्दी बता दो। लेबर फोर्स में हमारे पास क्या होता है, दैट फर्स्ट पीपल हु आर वर्किंग, यानी जॉब, जो ऑलरेडी इनके पास जॉब है, प्लस हु आर विलिंग टू जॉब, जो ऑलरेडी जॉब करना चाहते हैं और उसके लिए ढूंढ भी रहे हैं जॉब अपने लिए, है ना। तो दोनों ही कैटेगरीज मेरे पास आ जाती हैं। तो लेबर सप्लाई का मतलब क्या रहता है, एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट, कितने लोग काम करने को रेडी हैं, दैट इज योर लेबर सप्लाई। एंड लेबर फोर्स रहता है कि कितने लोग जॉब करते हैं एंड दोज हु आर विलिंग टू वर्क।
क्लियर हुआ? सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स मैं आराम से ही बोल सकती हूँ कि दोनों आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. So labor supply refers to the supply of labor corresponding to different wage rates, while labor force refers to the number of workers actually working or willing to work. तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि लेबर सप्लाई क्या होता है, इट रिफर्स टू द सप्लाई ऑफ लेबर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट्स, वाइल लेबर फोर्स रिफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे. डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स मेजर्स द नंबर ऑफ पर्सन हु आर अनएम्प्लॉयड. तो जैसे कि आपको पता है कि लेबर फोर्स में क्या आता है, अभी हमने जाना लेबर फोर्स में आता है जॉब प्लस विलिंग टू वर्क. लेकिन जब मैं वर्क फोर्स की बात करती हूँ उसमें क्लियरली कौन आता है, ओनली दोज हु आर वर्किंग, जिनके पास जॉब है. सो दैट इज वाई क्लियरली हम ये चीज को बोल सकते हैं, सही बात है कि अगर मैं लेबर जॉब जो मेरे पास है उसमें से, है ना, कि जो लेबर फोर्स जो है मेरे पास, इसमें से अगर मैं विलिंग टू जॉब वालों को हटा दूं, मतलब अभी तक एक तरीके से अनएम्प्लॉयड ही है ना, काम तो है नहीं उनके पास, वो ढूंढ रहे हैं काम. सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स मेजर्स द नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड. तो बेसिकली नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, लेबर फोर्स में से जब मैं वर्क फोर्स को माइनस कर दूंगी. अगर मैं बोल रही हूँ, है ना, लेबर फोर्स की अगर मैंने बात करी, टोटल मैंने बोल दिया 100 कि भाई 50 लोग जॉब कर रहे हैं, 50 लोग ढूंढ रहे हैं. तो अगर मुझे अनएम्प्लॉयड के बारे में जानना है तो क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन कितना हो जाएगा, मेरे पास लेबर फोर्स कितना है टोटल 100 का, जिसमें से वर्क फोर्स कितना जिनके पास जॉब है 50, तो मेरे पास कितने बचे 50, मतलब ये लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं. क्लियर? तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही बैठता है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ये एग्जाम्पल सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज कंपेयर्ड विद द अर्बन एरियाज ओनली पॉइंट्स टू वाइड स्प्रेड द रूरल पॉवर्टी इन इंडिया. तो अगर हम बात करते हैं हायर एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली वुमेन जो हैं रूरल एरिया में ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उनका तो उतना एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, उनको कम वेजेस मिलते हैं एज कम्पेयर टू मेन, है ना, उनके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं. तो एक पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा चैलेंज तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है यहाँ पे, राइट. सो बिकॉज पॉवर्टी फोर्सेज वुमेन टू अवॉइड एजुकेशन एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज. बिल्कुल सही बात है कि ज़्यादा लोग काम करती हैं वुमेन जब हम लोग बात करते हैं रूरल एरियाज़ में. क्लियर? प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन. फिर हम आगे बढ़ते हैं. डन. सो वाई डू पीपल वर्क, क्वेश्चन नंबर 6 से मेरे पास बोलोगे मैम ये कैसा है, वाई डू पीपल वर्क, टू अर्न अ लिविंग. क्योंकि भाई काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं होगा तो बाकी सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी ना, आपके पास आप राशन खरीद पाओगे ना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे पाओगे. तो दोज पीपल हु थिंक दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, लेट मी टेल यू, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग डेफिनेटली, बट मनी कैन बाई यू सो मेनी थिंग्स विच यू कैन इवन नॉट ड्रीम ऑफ, है ना. तो हम ये नहीं बोल रहे कि पैसे के पीछे भागो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये सोच के जी रहे हो कि पैसा सब कुछ नहीं है. हाँ, लेकिन पैसा बहुत कुछ है ना. जैसे कि आपने ये सुना है, जैसे कि यूजुअली ना बहुत लोग बोलते हैं दोज पीपल हु रियली हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, वो बोलेंगे अरे पैसे से कुछ नहीं होता, बिकॉज उनकी जेब तो भरी हुई है, तो उनको दिक्कत नहीं है, उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो अटेन करना चाहते हैं. ठीक है, वहीं पे आपको ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि उनको, आपने किसी गरीब को सुना है कि यार ठीक है पैसा कुछ नहीं होता ऐसी, ठीक है, नहीं, उनके लिए रहेगा कि यार हम चाहते हैं कि हमारी कंडीशन इंप्रूव हो. तो जिसकी जो ज़रूरत होती है ना उसके हिसाब से वो चीज़ों को डिफाइन करता है, आपको ये समझना है. तो ऑफकोर्स मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, सब कुछ नहीं है, लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर कि मनी एक इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में, और मनी का एक अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन होना ज़रूरी है. अगर आप किसी भी ग्रोन अप अडल्ट से पूछोगे कि भाई आपका एक गोल क्या है लाइफ में, तो सबसे पहले यही बोलता है कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, राइट. तो वो क्यों ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम जो काम कर रहे हैं, काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन नॉट एवरीवन इज हैप्पी विद इट. कोई कैजुअल वर्कर है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि रेगुलर जॉब नहीं, कभी भी जॉब जा सकती है, सिक्योरिटी नहीं है. तो काम तो सब कर रहे हैं बिकॉज ज़रूरी है, लेकिन अपने काम से वो कितना खुश हैं वो अपने अपने एम्प्लॉय सब जानते ही हैं, राइट. सो वाई डू पीपल लिव, मतलब वाई डू पीपल अर्न, है ना, क्यों वर्क करना चाहते हैं. पहला तो यही है कि वो अर्न अ लिविंग, ताकि भैया वो कम से कम काम करेंगे तभी पैसा आएगा, फ्री में कोई आपको नहीं खिला रहा है यहाँ पे. एंड थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट वर्क इन्फ्यूजेज अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड ब्रिंग्स टू द फोर अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. देखो अगर हम बोले ना, एक टाइम के बाद आपने देखा होगा जो अडल्ट जो
गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, या एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद भी जॉब नहीं लग रही, उनको बहुत सेल्फ डाउट आने लगता है खुद पे, क्या होगा कैसे होगा, बहुत डिप्रेशन टाइप का आने लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये मान के चलना पड़ेगा, जब आपको लगता है ना कि यार आपने इतना सब कुछ करा, पढ़ाई कर ली, सब कर ली, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में नौकरी नहीं है, या जो नौकरी है वो उतनी अच्छी नहीं जितना मैंने सोचा था, तो आपको बहुत डाउट आने लगता है खुद पे। तो क्या होता है, बिकॉज आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ भी एक चीज़ होती है जो आप एक डिटरमाइन करते हो। क्योंकि अगर आप एक अच्छी जगह काम करते हो, यार मैं तो इस कंपनी में काम करता हूँ, मैंने अरे तुम उस कंपनी में काम करते हो, वाह यार, तो एक सेल्फ वर्थ होती है। अगर मैं बोलूँगी जैसे कि मैं बोलती हूँ आई एम वर्किंग विद मैग्नेट ब्रेन्स, तो ऑफकोर्स मेरा एक सेल्फ एस्टीम बढ़ता है कि यार आई एम टीचिंग मैग्नेट ब्रेन्स, सच अ ह्यूज प्लेटफॉर्म है ना, वी हैव 12.6 मिलियन फॉलोअर्स, और ही बढ़ेंगे टचवुड। तो व्हेन आई से दैट, तो ऑफकोर्स आई फील गुड। तो मतलब एक तरीके से जो मैं काम कर रही हूँ, ऑफकोर्स इवन आई वांट टू अर्न अ लिविंग, है ना, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा सेल्फ एस्टीम सेल्फ वर्थ बढ़े एज अ टीचर। तो आप डेफिनेटली आप ये जान सकते हो मैं कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रही हूँ इकोनॉमी की ग्रोथ में, जीडीपी वगैरह में कॉन्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं। सो दैट इज वाई डू पीपल वर्क, ताकि वो सबसे पहले तो अर्न अ लिविंग, सेल्फ वर्थ के लिए, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, और कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए काम सब करते ही हैं। ठीक है, अगर आप कंट्री के एम्प्लॉयमेंट की बात, मतलब एक तरीके से उसकी बात ना करें कि कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, टैक्स वगैरह तो फिर भी देना ही पड़ेगा, भले ही तुम्हारा मन नहीं हो, तो आप नहीं भी करना चाहते कंट्रीब्यूट तो भी हो ही जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज अ वेरी high percentage of female workforce in rural areas engage in primary sector compared with male workforce। हम ये कंपेयर करना चाह रहे हैं क्योंकि ये आपका कंपैरिजन वाला बहुत क्वेश्चन आएगा कि रूरल एरिया में वुमेन इतना काम क्यों कर रहे हैं। पहला, उनको शौक नहीं, उनको करना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज पॉवर्टी की वजह से। एक तो कुछ घर होंगे उसमें जिसमें बोलेंगे कि नहीं हमारे घर की बहू बिल्कुल काम नहीं करेगी, और एक होगा सिचुएशन कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो गुजारा कैसे चलेगा। तो मेजॉरिटी ना सेकंड कंडीशन को बिलोंग करते हैं, बिकॉज अधिकतर आपके जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, जिनके घर में 2 वक्त का खाना आना भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में सब लोग काम करते हैं, उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, एक ही खेत में सब लगे हुए हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं, है ना। तो वहाँ पे वुमेन भी ज़्यादा काम करते हैं। देखो वुमेन ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, इधर नहीं जा सकते, शिफ्ट नहीं हो सकते। मेल कैन गो, आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग के जो हस्बैंड से शहर में काम कर रहे हैं, वो गाँव में रह रहे हैं, सब चीज़ें संभाल रहे हैं, खेत भी देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, है ना। तो उनके पास इतना मोबिलिटी वाला फैक्टर नहीं रहता कि भाई कहीं और जाके वो काम भी कर लें, कुछ जाके वो सीख लें, बिकॉज पढ़ाई लिखाई पे इतना फोकस करा नहीं जाता। प्राइमरी सेक्टर की, जब प्राइमरी सेक्टर की हम बात करते हैं, मेजरली उसमें एग्रीकल्चर आता है, और एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि उनका इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होता है, बिकॉज अगर आपकी कोई ज़मीन वगैरह तो आपके गांव के आसपास या गांव में ही होगी, तो वहाँ पे ऐसा नहीं रहता कि उनको कहीं और दूर जाना पड़ेगा। तो वो वाली जो एक फैसिलिटी है या एक अपॉर्चुनिटी है, वो यूजली मेल्स को मिलती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। सो दैट इज़ वाई आप देखोगे कहीं ना कहीं हाई परसेंटेज, जो अगर हम बात करें रूरल एरियाज में, वुमेन काम करती हैं। क्लियर? So this is because of the following reason। पहला है owing to their family as well as social constraints, female workers in the rural areas are unwilling to migrate for jobs outside their villages। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉसिबल नहीं होता कि अपना घर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के कहीं और जाके वो जॉब के लिए जाएं या करें। वो मेल्स को ही इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, फीमेल्स को यूजली कम ही मिलती है, और खुद भी नहीं जाना चाहती हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ माइग्रेशन कंपेल्स देम टू वर्क इन द एरिया ऑफ देयर रेसिडेंस इवन फॉर अ लो वेज। तो क्या होता है कि आपका जो रेसिडेंस है ना, आपके घर के बगल में, मैं बोलेंगे इतनी दूर जाके मैं काम नहीं कर सकती, ठीक है अगर यहाँ पे थोड़े कम पैसे दे रहे हैं मैं यहीं पे काम कर लूँगी, कुछ नहीं से कुछ सही। तो ये एक एटीट्यूड रहता है, मेजॉरिटी लोग का रहता है, जैसे कि इवन इफ आई डोंट वांट टू माइग्रेट, मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे अपना शहर नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, कम मिलेंगे पैसे, मैं यहीं पर खुश हूँ, मैं यहीं पर काम करूँगी, आई विल स्टे विद माई फैमिली। तो ये मेरा चॉइस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं, हो सकता है कि बेटर पे स्केल को, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से जाने दूँ। राइट? गॉट इट स्टूडेंट्स? टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। डन? चलो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई वुमेन इन रूरल एरियाज आर रेडी टू वर्क एट लोअर वेजेस। उसी से कनेक्टेड है ये वाला, इसलिए मैंने दिया कि एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ रहे हैं, बिकॉज दे कैन नॉट माइग्रेट टू अ डिफरेंट सिटी और डिफरेंट प्लेस। तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है कि विद इन देयर एरिया और रेसिडेंस और नियर बाय देयर रेसिडेंस दे कैन वर्क एंड अर्न अ लिविंग, है ना। कुछ नहीं से कुछ सही वाला एक एटीट्यूड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कई बार उनकी फैमिलीज भी इतना सपोर्ट नहीं करती और खुद भी नहीं जाना चाहते, तो इसलिए अगर कम वेज भी मिल रही है तो भी वो काम करने को रेडी हो जाते हैं। सो वुमेन इन रूरल एरियाज वर्क एट लोअर वेजेस प्राइमरली फॉर 2 रीजन्स।
First, there is a widespread poverty in rural areas and poverty compels the women in rural areas to accept low wage occupation. क्योंकि कुछ नहीं से कुछ सही, या तो कुछ नहीं मिलेगा. अगर आप बोल रहे हो कि भाई किसी को डेली वेज अर्नर को सपोज मैं बोल रही हूँ 800 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन आपको वो सिर्फ 300 रुपये दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप काम करने को रेडी हो जाते हो बिकॉज या तो 300 मिलेंगे या तो ये भी नहीं मिलेंगे. और जो गरीब है भाई उसके लिए फिर क्या होता है, कोई बात नहीं 300 मिल रहे पर मैं काम कर लूँगा, भले ही मेहनत में उससे डबल कर रहा हूँ. राइट, सो दैट्स व्हाट पॉवर्टी डज टू यू. गरीबी का मतलब ही यही है. नेक्स्ट क्या है, वुमेन इन रूरल एरियाज आर अवर्स का मतलब थोड़ा रिलक्टेंट होना टू माइग्रेशन owing to the lack of education. They are not even capable of finding jobs outside rural areas. Accordingly, they prefer to be engaged in farm and non-farming activities, but in the rural area only. देखो एक ये भी एक रीज़न बहुत बड़ा है कि उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला तो उनको डर भी लगता है कि यार हम कैसे संभालेंगे, कैसे करेंगे. प्लस ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होना भी एक बहुत बड़ा उनके लिए एक बैरियर बन जाता है, तो जिसकी वजह से हर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता. वो तो कुछ होते हैं 100 में से एक जो बिल्कुल कर जाते हैं लाइफ में कुछ, लेकिन मैक्सिमम लोग आप ये मानोगे कि सेम ही एक ज़िंदगी जी रहे हैं. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट. समझे कि नहीं समझे इस चीज़ को? पक्का? क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स हमारे पास, हाउ पॉवर्टी लीड्स टू लो वेजेस. तो अभी हमने देखा कि एक होता है ना, देखो मैं इसका एग्जांपल बहुत बार देती हूँ लाइफ में. हम बोलते हैं कि मेड इन इंडिया गुड्स को ले लो, बाकी सारे गुड्स उनको एक तरीके से भगा दो, उसको यूज़ मत करो, बॉयकॉट करो. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ना, लाइफ उससे नहीं चलती, फीलिंग से नहीं चलती. लाइफ चलती है कहीं ना कहीं कि आपके पास क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपके पास कितना पैसा है, या आपके पास कैसे रिलेशंस है अपने, है ना. कई बार होता है कि भाई फैमिली बहुत अच्छी, सब मिलके झेल लेते हैं, लेकिन आजकल जो एक इंडिपेंडेंस वाला एरर आ गया कि हम ये बोल सकते हैं कि सब अपने अपने उसमें अपना काम कर लें तो बहुत बड़ी बात है. तो यहाँ पे इतने कनेक्शंस वगैरह बिल्ड नहीं होते, तो हमें खुद की सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. तो कई बार ना लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हम चाहते हैं अच्छा करना लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाते. लोग बोलते हैं ना यार पॉवर्टी से क्यों नहीं निकलते, गरीबी चल रहे हैं, इनके माँ बाप भी गरीब थे, ये भी गरीब हैं, आगे इनकी सिचुएशन ही ठीक नहीं हो रही, चारों मिलके काम कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा. आपको ये समझना पड़ेगा चारों मिलके काम तो कर रहे हैं, लेकिन चारों कहाँ काम कर रहे हैं, कैसी कंडीशन में कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, हमें नहीं पता है ना. सो पॉवर्टी के ट्रैप से निकलना इतना आसान होता नहीं जितना हम बोलते हैं. कितने सारे लोन, कर्जे वगैरह हर एक चीज़ चलती रहती है. एजुकेशन भी अपने बच्चे को दिलाना है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन क्या होता है, पॉवर्टी ना लीड्स टू वल्नरेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन. ये हमने पढ़ा है हमारे आई थिंक क्लास 9th में. वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या रहता है कि जब हम गरीब होते हैं, पॉवर्टी वाले सिचुएशन में रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लोग हमारा फ़ायदा उठाते ही हैं. हमें पता है कि सामने वाला गरीब है, इसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो जो काम 10,000 में होना चाहिए उसको मैं 5,000 में भी करा लूँगी, वो करेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है. अगर मैं बोलूँगी यार मुझे यार ये वॉल टूट गई, इसको सही करना है, अगर मेरा ईवल माइंड है ना, और मैं बिल्कुल ईमानदारी नहीं बरतूँ, मैं बोलूँगी यार इसको पैसे की तो बहुत ज़रूरत है, इसके 10,000 लगने चाहिए, ये तो 5 में ही मान जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगी, भाई साहब भैया आपको 5,000 ही मिलेंगे, आप उतने में करना. वो करेंगे सामने वाले, अगर वो सच में उनको बहुत नीड होगी, जो अधिकतर रहती भी है. तो क्या होता है, जिस चीज़ के लिए उनको 10,000 मिलने चाहिए थे उसके आधे दाम में उनसे काम करवा लिया गया, लेकिन मजबूरी थी तो उनने किया, मेहनत तो उतनी लगी. राइट, तो क्या होता है, जो गरीबी है ना कई बार हमें मजबूर कर देती है कि हमें कम पैसे में भी काम करना पड़े. सेकेंड मैंने आपको बताया सोशल एक्सक्लूजन. सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या रहता है कि जब आप गरीब रहते हो तो लोग आपको उसी नज़रिए से देखते हैं, है ना. इफ़ यू आर पुअर, आपको उसी नज़रिए से देखेंगे, क्या इनसे कुछ नहीं होगा, है ना, या आप उनसे दूर भागने की कोशिश करोगे, नहीं एंटरटेन करता कोई. तो उसकी वजह से एक सोशल एक्सक्लूजन भी होता है कि वो अपने जोन में ही रहना पसंद करते हैं, वो भी उस जगह से आना पसंद नहीं करते. तो ठीक है, जितने कम मिल रहा है, जितना दाम मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतने में ही हम गुजारा कर लेंगे. तो ये एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है. राइट. So in rural areas, poverty compels the people, particularly the female workers, to accept low-wage jobs. The compulsion arises on account of the following facts. Owing to the social constraints, female workers in the rural areas are unwilling to migrate to the urban areas, and the poverty is a compelling force for the women in rural areas to supplement their family and income, and even when they are to accept low wages. तो ये एक तो दिक्कत हमने वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी, जनरलाइज वे में भी आप लिख सकते हो, जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया वैसे भी लिख सकते हो, वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लिख सकते हो कि क्यों वुमेन कम दाम में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं रूरल एरियाज़ में, बिकॉज उनके पास चॉइस नहीं है कि कहीं और जाके वो स्विच कर लें. उनको पता है कि उनको यही करना है, यहीं पर रहना है, तो कई बार हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट.
डन। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स हमारे पास, डज फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो एम्प्लॉयमेंट? सजेस्ट 2 ways to tackle the problem of disguised unemployment in India. So what is the meaning of disguised unemployment? डिस्गाइज का मतलब होता है कि जहाँ पे से 10 लोग की ज़रूरत है, अगर वहाँ पे 30 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो 20 लोग फालतू का काम कर रहे हैं, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है इट इज़ इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है फिर भी आप काम कर रहे हो। लेकिन दिक्कत क्या है, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स इतनी है नहीं, तो भाई आप कम पैसे में भी काम करने को रेडी हो ही जाओगे। फ़ायदा किसका हो गया? जो एम्प्लॉयर है उसको सेम दाम में और लोग मिल गए काम करने के लिए, है ना। तो क्या होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ही है व्हेन यू अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। बस ऐसा लग रहा है कि आप एम्प्लॉयड हो लेकिन आप असली में एम्प्लॉयड नहीं हो। जो आपकी एक्चुअल स्किल्स है, जो आपकी फुल कैपेसिटी है, उतने लेवल पे आप काम नहीं कर रहे हो, राइट। अंडर एम्प्लॉयड ही हो एक तरीके से। तो कौन सा कंडीशन है मेरे पास? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का, राइट। No, full employment does not mean a situation of zero unemployment. In an economy, there is always some natural rate of unemployment, which is the minimum rate of unemployment caused by the structural changes in the system of production. कई बार होता है कि एक इंसान एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहा है, तो उस फेज को हम थोड़ी ना बोल सकते कि आप बिल्कुल अनएम्प्लॉयड ही हो। वहाँ पे एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है कि हाँ आपने चूज कर रखा है कि इसके बाद आप ये वाली जॉब में जाना चाहते हो, लेकिन अभी आपके पास वो है नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? 2 ways to tackle the problem of disguised unemployment are, पहला क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट ऑफरिंग नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशन इन द विलेजेस। तो अगर हम चाहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा का कहीं देखने को मिलता है तो एग्रीकल्चर या फार्मिंग में ही देखने को मिलता है। तो हम ये कहते हैं भाई फार्मिंग को छोड़ो, डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाओ, जिससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी है कि ठीक है आपको ज़रूरी थोड़ी कि हर एक काम आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करो, आप कुछ और भी कर सकते हो। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जाओ, IT में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ सेक्टर में जाओ, एजुकेशन में जाओ, टूरिज्म में जाओ। ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें लग रही हैं तो आप हॉर्टिकल्चर में जा सकते हो, फिशिंग में जा सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश करो जो एग्रीकल्चर से हटके और आपको प्रॉफिट भी जनरेट करे, ठीक है। एंड सेकेंड क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंडस्ट्री दैट प्रमोट्स रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो ऐसे अर्बन इंडस्ट्रीज डेवलप करो रूरल एरिया के पास, जहाँ पे रूरल एरिया वाले लोग भी आके काम कर पाएँ और अपना स्टैंड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर पाएँ। क्लियर? समझे इस चीज़ को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सभी। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट्स, और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। डन? ओके, तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, क्योंकि इसके अलावा 22 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी NCERT के कर चुके हैं। तो उसके अलावा जो मुझे लगी कुछ चीज़ें जो मिसिंग थी उसको मैंने इस वाले वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। वुमेन एंड रूरल डेवलपमेंट वाला जो पूरा केस है उसको ज़रूर एक बार गो थ्रू करेगा, उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 2-3 बार उस टॉपिक का बिल्कुल जिक्र किया है। तो उसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। आपको कोई भी डाउट आता है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिकॉज हमारा ये चैप्टर ऑफिशियली ओवर हो गया है। इसके बाद एक चैप्टर रिविजन आएगा आपका ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सेशन, लेकिन फिलहाल के लिए द होल कॉन्सेप्ट एंड द थ्योरी पोर्शन इज कंप्लीटेड along with the extra questions which is already given to you now, right? तो आपको बस क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट CBSE, हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वहाँ पे भी पूरे NCERT सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज रिलेटेड टू वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स हम आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। हमें सिर्फ यूट्यूब में नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। स्पेशली जब हमारा 12th स्टैंडर्ड हो तो कुछ भी मिस होना भी नहीं चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको कोई भी नोट्स एनी बुक्स चाहिए तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे एप्लीकेशन, हमारे वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो आप मुझे बता दीजिएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।